हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार हमारे यूट्यूब चैनल JMD स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है बेड सोर। बेड सोर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि बेड सोर, इसका दूसरा नाम है डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर सोर। इसका मेन कारण है कि जो पेशेंट या लोग लंबे टाइम के लिए बैठते हैं, लेटे हुए रहते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही जो वो घाव बन जाता है उसको हम बेड सोर कहते हैं। नॉर्मली ये होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। डायबिटिक अल्सर ऑल्सो नॉन एज प्रेशर सोर और बेड सोर। डायबिटिक अल्सर को हम प्रेशर सोर और बेड सोर के नाम से जानते हैं। द अल्सरेटेड और स्लोटेड एरिया ऑफ द टिश्यू, ये अल्सरेटेड और स्लोटेड एरिया होता है टिश्यू का, सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टार्ट लंबे समय से जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से होता है इन prolonged time laying on mattress and sitting of chair for a long period of time, resting, resulting in the slow of blood circulation and finally death of the tissue। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे टाइम के लिए चेयर के ऊपर बैठा रहता है या लंबे टाइम के लिए लेटा हुआ होता है, तो उसके जो पॉइंट्स है, जो टच होते हैं, जो सरफेस के, उसके ऊपर जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिस जहाँ पर कुछ फ्रिक्शन या मॉइस्ट की वजह से वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, जिसके मतलब घाव बन जाता है, उसको हम बेड सोर कहते हैं। इसकी कोज क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है लोकलाइज अल्सरेशन या नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस की जो प्रोसेस होती है, जो उसके कारण ये बेड सोर होता है। अब नेक्रोसिस प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम कॉज ऑफ बेड सोर के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस कारण से बेड सोर या डायबिटिक अल्सर होता है। तो मेन जो कारण है इसका सीयर है, प्रेशर है और एक फ्रिक्शन और मॉइस्चर की वजह से ये होता है। सीयर क्या होता है, ऑपोजिट फोर्स ऑफ द स्किन, स्किन पर ऑपोजिट फोर्स लगने के कारण नॉर्मली सीयर कैन बी ऑब्जर्व सिटिंग पोजिशन इन द कॉमन साइड, या जब व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक अगर बैठा रहता है तो उसके अंदर जो स्किन के विपरीत साइड अगर जो फोर्स लगता है, जिसके कारण ये बेड सोर होता है। दूसरा है प्रेशर, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द बेड सोर। जो प्रेशर है ये मोस्ट कॉमन कोज है इस बेड सोर का। इसके अंदर क्या होता है कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है स्किन के ऊपर, जैसे कि हमने किसी के ऊपर प्रेस किया, हाथ किया, ये हमने किसी को कष्ट के पकड़ लिया किसी चीज को, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है। पर्टिकुलर साइड जहाँ से हम पकड़ा या जहाँ पर प्रेशर लग रहा है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम होते हैं। जहाँ पर वहाँ की सेल प्रेजेंट होती है वहाँ पर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से नेक्रोसिस या अल्सर होता है। तो हमने साइड पढ़ी, मतलब कोज पढ़ी थी किस किस कारण से बेड सोर हुआ था। तो पहला था उसके अंदर प्रेशर सीयर के कारण, दूसरा प्रेशर के कारण, और तीसरा फ्रैक्शन के कारण। फ्रैक्शन के कारण तो होता है जैसे कोई घर्षण के कारण या कोई दो सरफेस के बीच जो स्पेस टच होते हैं उसकी वजह से। कैन डेवलप रिंकल ऑन बेड और एंटी बेड शीट, अगर कोई बेड शीट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं अगर बिछी हुई है बेड के ऊपर, उसकी वजह से भी हो सकती है लंबे टाइम पर अगर वो उसके ऊपर लेटा हुआ रहता है। फोर्थ, इसमें फोर्थ कोज है कि अगर कैन बी डेवलप्ड बाय एक्सिस स्वेटिंग, अगर किसी व्यक्ति की एक्सिस स्वेटिंग आ रही है, पसीना ज्यादा आता है और वो लंबे समय तक अगर बेड पे लेटा हुआ है या किसी डिजीज कंडीशन के कारण या सिटिंग पोजीशन में या ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो उस साइड के ऊपर भी बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड है इनप्रॉपर यूज ऑफ बेड पान, अगर बेड पान ये होता है इसके अंदर कि एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर अगर पेशेंट बाथरूम तक नहीं जा पाता है तो बेड के ऊपर ही उसको जो एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन कराया जाता है, ये एक होता है। इसके अंदर अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं तो, और इसके वजह से अगर कोई स्क्रैच हो जाती है बॉडी स्किन के ऊपर, इस वजह से भी हो सकता है। थर्ड है ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन, अगर यूरिन ड्रिपलिंग धीरे धीरे करके अगर बाहर आ रहा है और क्लॉथ्स के अंदर अगर मॉइस्ट हो रही है कपड़ों के अंदर इंटरनल ऑर्गन पर, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेज है। फोर्थ है लीकेज ऑफ कैथेटर, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कैथेटर यूज कर रहा है डिजीज कंडीशन के कारण,
तो उस कैथेटर में लीकेज होने से उसके अंदर जो यूरिन है जो एक्स बाहर आ जाएगा और उसके अंदर मतलब वहां पे नमी बड़ी मॉइस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, माइक्रोब्स ग्रोथ हो जाएगी और वहां पे भी ब्लड सोर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मेनली 4 कोजेज हो गए, पहले सीयर हो गया, सेकंड प्रेशर हो गया, प्रेशर स्किन के ऊपर प्रेशर लगेगा, थर्ड है फ्रिक्शन, अगर घर्षण के अगर ब्रेड के ऊपर ब्रेड के टुकड़े वगैरह या कोई भी अन्य जो पार्टिकल जिसकी वजह से स्किन के ऊपर कोई फ्रैक्शन हो। फोर्थ है मॉइस्ट के अंदर अगर नमी की वजह से माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहे हैं। और अब इसके हैं कॉमन साइट की मेनली बेड सोर कौन कौन सी साइट पर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या क्रिएट होते हैं। तो मेनली साइट सुपाइन पोजीशन, ये पोजीशन है जहाँ पे अगर व्यक्ति नॉर्मली पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है सीधी पोजीशन के अंदर, तो वहां पर उस व्यक्ति की कहाँ का प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति जो सीधा लेटा हुआ है तो वहां पर मोस्टली ऑक्सीपिटल जो पीछे हमारा ये है, वो स्कैपुला जो पीछे अपने ये बेस्ट साइड पीछे है, बैक साइड है जो टच हो रहा है सरफेस की, एल्बो ये अपने पीछे वाली साइड, सैक्रम ये पीछे, और ये हिल जो नीचे पाँव के अंदर जो पार्ट सरफेस के टच हो रहा है और वो लंबे समय तक टच है, वहां पर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो सीधी पोजीशन स्पाइन पोजीशन के अंदर लेटे हुए होते हैं। दूसरा लेटरल पोजीशन है कि एक साइड के अंदर अगर लेटा हुआ है तो वहां पे ईयर जो टच रहता है, मेनली ईयर टिप टच रहता है, चिक्स, उसके बाद एक्रिमल फोसा जो हमारा ये पार्ट होता है, उसके बाद एंकल या इलियक क्रस्ट पार्ट जो यहाँ पे अपनी ये बोन होती है, यहाँ पे ये पार्ट ज्यादा टच में रहता है। अगर व्यक्ति लेटरल पोजीशन में अगर लेटा हुआ है तो यहाँ पर भी अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा है प्रोन पोजीशन, अगर व्यक्ति नीचे मतलब बैक साइड लेटा हुआ है तो उस वजह से जैसे बैक साइड है क्यों तो नहीं लेटेगा, लेकिन क्यों लेटेगा तो उसका ईयर टच में आएगा, चिक्स टच में आएंगी, और वो एक्रिमल फोसा जो ये अपना ये पार्ट होता है यहाँ से ब्रेस्ट जो फीमेल के अंदर, और एंकल जो अपने लोअर पार्ट ऑफ द फुट, ये मेनली टच में आते हैं सरफेस के अंदर जो व्यक्ति इन पोजीशन के अंदर लेटा हुआ होता है। तो अब हम बेड सोर की स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि बेड सोर कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, मतलब कितना घाव हो जाता है। तो उसके अंदर पहली स्टेज है स्टेज फर्स्ट। सबसे पहले वहाँ पे रेडनेस होगी, मतलब वो स्किन जहाँ पे ये चारों प्रोसेस जो कोड मैंने बताए थे, प्रेशर, शियर, फ्रिक्शन और उसकी वजह से मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे सबसे पहले स्किन रेडनेस होगी या वहाँ पे खुजली चलेगी वहाँ पे पहले। तो वहाँ पे रेडनेस होने के कारण डिक्रीज ब्राइटनेस, तो स्किन की जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, स्किन इंटैक्ट और स्किन रहेगी लेकिन रहेगी, और वहाँ पे पेन होने लगेगा, नॉर्मल पेन होने लगेगा, इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, और जो लेयर है उसकी जो स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो थोड़ी रफ हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद सेकंड स्टेज। अभी सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, जो डर्मिस लेयर इन्वॉल्व, इसके अंदर जो डर्मिस लेयर है वो भी मतलब इन्वॉल्व होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ साइड, और जहाँ पे जो अल्सर की जो साइड है वो थोड़ा ब्लूइश हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है। स्किन नॉट इंटेक्ट, जो स्किन है वो वहाँ इंटेक मतलब स्किन की जो लेयर है वो नहीं रहती, वहाँ पे थोड़ा घाव हो जाता है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन और एक फपोला छाला टाइप एक एडिमा लाइव में स्ट्रक्चर हो जाती है, वहाँ पे फपोला बन जाता है, और म्यूकस कलेक्शन इन ब्लिस्टर, और उसके अंदर म्यूकस का सीक्रेशन होने लग जाता है। फपोला में एक लेयर होगी, उस लेयर के अंदर म्यूकस का कलेक्शन हो जाएगा और एक फपोला एक ब्लिस्टर बन जाएगा वहाँ पर, और पेन होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस लेयर, इसके अंदर जो थर्ड लेयर है वो इन्वॉल्व होगी। डीप वुंड, ये थोड़ा गहरा होगा। बोन एंड टेंडन आर नॉट विजिबल, लेकिन इसके बोन और जो मसल्स है वो विजिबल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा गहरा होगा। वाटर डिस्चार्ज एंड ब्राउन कलर, और उसके अंदर जो वाटर है उसका डिस्चार्ज होने लग जाएगा। और पेन एब्सेंस, लेकिन इसके अंदर पेन एब्सेंस नहीं होगा। इसके अंदर म्यूकस का कलेक्शन होगा और ब्लिस्टर बच जाएगा। उसके बाद ये सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहां तक पहुंच जाएगा, मतलब इसकी जो डीप डेप है वो सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच जाएगी, लेकिन बोन और ये एब्सेंट रहेंगी, दिखाई दे देंगे उसके अंदर। उसके बाद वाटर का वहां पे डिस्चार्ज होने लग जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा वहां पे, और पेन एब्सेंट हो जाएगा। अब आगे फोर्थ स्टेज, 3 स्टेज के अंदर तो वाटर का डिस्चार्ज होने लगा। फोर्थ के अंदर क्या होगा,
होल लेयर ऑफ स्किन आर इन्वॉल्व विद मसल्स, जो पूरी जितनी भी स्किन के जो लेयर 3 लेयर, फर्स्ट लेयर थी इसके अंदर एपिडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस और उसके बाद में सबक्यूटेनियस, जो तीनों लेयर है वो एब्सेंट रहेंगी। डीप वुड विद द बोन एंड टेंडन आर विजिबल, और जो वुंड है उसकी गहराई, टेंडन जो मसल्स और जो बोन है वहां तक चली जाएगी, और पस फॉर्मेशन, और वहां पे पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और पेन एब्सेंस रहेगा। तो 4 स्टेज है जो मतलब अल्सर को फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेज जो नॉर्मल, उसके बाद सब नॉर्मल है, इसके बाद थोड़ी क्यूटेनियस है, ये थोड़ी हाई स्टेज सीवियर स्टेज है। तो 4 स्टेज के अंदर बैड सोर होता है। इसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, कौन कौन से लोगों के अंदर ये ज्यादा मतलब पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे, किस कारण कौन कौन सी वजह से ये व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला इसके लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, यानी लंबे समय से जो व्यक्ति बेड रेस्ट कर रहा है उसके अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा है अनकॉन्शियस कोमा पेशेंट, अनकॉन्शियस और कोमा पेशेंट जो मतलब वो भी लॉन्ग टाइम के लिए बेड रेस्ट पर होते हैं, उन पर भी ये हो सकता है। थर्ड है पैरालिसिस पेशेंट, जो व्यक्ति पैरालिसिस होता है वो भी अपनी बॉडी को मतलब प्रॉपर तरीके से पोजीशन चेंज नहीं करता, तो उनमें भी हो सकता है। बर्न पेशेंट, और जो व्यक्ति मतलब जला हुआ हो या जला हुआ हो उसकी वजह से शॉक की कंडीशन में हो, तो वो व्यक्ति भी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से भी बेड सोर हो सकते हैं। ओबेज, और जो व्यक्ति मोटे व्यक्ति होते हैं, हाई वेट व्यक्ति, उनके भी हो सकते हैं। वेरी थिन पेशेंट, और जो व्यक्ति जिनके अंदर माल न्यूट्रिशन होते हैं उनके अंदर हो सकता है। लॉन्ग टाइम फ्रैक्शन, और जो ऑर्गन लंबे समय से अगर फ्रैक्शन के हो रहा है उसके, तो उसके अंदर भी बेड सोर हो सकता है। तीसरा स्पाइनल के अंदर हो सकता है। प्लास्टर, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई हाथ पांव टूटने पर भी, या प्लास्टर बना हुआ है जिससे वो मूव नहीं कर सकता, एक जगह रख सकता, उसकी वजह से भी वहां पर अल्सर हो सकते हैं। तीसरा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर या फ्लूइड, जिसकी वजह से भी बेड सोर हो सकते हैं। डायबिटिक, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो अगर इन कंडीशन अगर उनके चोट लग जाती है, वो डायबिटीज मतलब के जो पेशेंट होते हैं उनके नॉर्मल कंडीशन में ठीक नहीं होती है, वो लॉन्ग टाइम में ठीक होती है, तो उनके भी अल्सर का रूप ले लेती है। तीसरा नेजल कैथेटर, और जो व्यक्ति लंबे समय से कैथेटर का यूज कर रहे हैं उनके भी बेड सोर हो सकते हैं। तो अब ये बेड सोर हो गए तो इसके मतलब केयर कैसे करें, नॉर्मल केयर कैसे करें, वो इधर है। नॉर्मल केयर के अंदर क्या करें, चेक द डॉक्टर को चेक कराएंगे, उसके बाद असेसमेंट स्टेज ऑफ बेड सोर, और असेस करेंगे या चेक करेंगे कौन सी स्टेज में वो बेड सोर है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड में है, फोर्थ में स्टेज में। क्लीन द वुंड फॉर द नॉर्मल सलाइन, और जो वुंड हो अगर वो घाव हो गया है तो उसको नॉर्मल सलाइन या डिटोल वगैरह से साफ करेंगे प्रॉपर तरीके से। और इफ द फर्स्ट फॉर्मेशन यूज, अगर उसके अंदर फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया, अगर इफ द फर्स्ट फॉर्मेशन यूज, अगर उस वुंड या उस अल्सर के अंदर फर्स्ट फॉर्मेशन हो गया तो हम उसको क्लीन करने के लिए H2O2 का जो सॉल्यूशन है उसका यूज करते हैं। और चेंज द पोजीशन ऑफ 2 आवर्स, अगर पेशेंट लंबे समय तक बेड रेस्ट कर रहा है तो उसको हर 2 घंटे के अंदर उसकी पोजीशन चेंज करनी होती है। और अगर उसके अंदर ज्यादा घाव हो रहा है तो उसके अंदर 1% जिंक पाउडर अप्लाई होना, उसके जो घाव हो रहा है उसके ऊपर 1% वाला जो जिंक पाउडर है वो अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी केयर हो गई, और ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली पेशेंट के अंदर। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसके अंदर कोई जो जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।